तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी, अपनों का ख्याल रख रही होगी। कल आईपीएल का जो एलिमिनेटर राउंड था, आरसीबी बाहर हो गई, तो अब राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में आईपीएल का फाइनल खेला जाएगा अहमदाबाद में। सभी की निगाहें होंगी उस मैच पर, मेरी भी। मुझे कल पहली बार, हालांकि मैं आरसीबी का कभी सपोर्टर या फॉलोअर नहीं रहा हूँ, लेकिन कल पिछले 2 बार जब आरसीबी लगभग बाहर ही हो गई थी और विराट कोहली चूँकि फॉर्म में नहीं है तो थोड़ी सी हमदर्दी भी थी, तो मैं यही चाहता था आरसीबी फाइनल में पहुँचे गुजरात टाइटन के साथ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आरआर की टीम बहुत अच्छी है, राजस्थान रॉयल की, उनकी बॉलिंग अटैक भी बहुत अच्छी है और बटलर तो खैर बैटिंग कर रहे हैं, वो मतलब एक सपने जैसा है। अब तक 4 सेंचुरी वो मार चुके हैं। तो दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। कल संडे भी है, छुट्टी भी है, तो आप लोगों की भी छुट्टी होगी, तो मैं भी मैच एंजॉय करूंगा, आप लोग भी कीजिए और दुआ यही कि कोई बड़ा क्राइम कल ना हो। तो ये तो रही आईपीएल की बात। दूसरी बात की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी और अपने क्राइम तक फैमिली मेम्बर ने भी भेजा है। यूपी में एक जगह है बिजनौर, और इस बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में एक सरकारी ख़जाना है और उस ख़जाने में करीब 73 केजी सिल्वर यानी कि चांदी, 73 किलो चांदी पिछले 50 सालों से रखा हुआ है, 1972 से। अब 50 सालों से 73 किलो के करीब 73 केजी सिल्वर, आज के मौजूदा दौर में देखें तो शायद उसकी कीमत रफली अराउंड 35 लाख, 35 लाख के करीब होगी। अब 35 लाख की अमानत चांदी की शक्ल में उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले के एक सरकारी ख़जाने में रखा हुआ है और अब इस ख़जाने की हिफाजत भी करनी है, तो बाकायदा हर साल इसकी सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए भी सरकारी आवेदन और ये सारी चीज़ें निकलती हैं, सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाते हैं और वो वहाँ पड़ा हुआ है। और कमाल की बात यह है कि पिछले 50 सालों में किसी ने भी इस चांदी को, इसके ऊपर अपना हक जताने के लिए वो आगे नहीं आए, जबकि एक परिवार है जिसका ये ख़जाना है, लेकिन वो परिवार कभी आगे नहीं आया। कहानी यूँ है कि 1972 में इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी इस देश की, तब वो बिजनौर के दौरे पर गई और वहाँ एक पुल बनना था और उस पुल के उद्घाटन के लिए गई थी और उस पुल का नाम था कालागढ़ बांध, बल्कि बांध बनना था, तो कालागढ़ बांध बनना था, उसके उद्घाटन के लिए गई थी। वहाँ बहुत सारे लोग, मजदूर, ये तमाम लोग भी काम कर रहे थे। तो उसी दौरे के दौरान बिजनौर में वहाँ के लोगों ने इंदिरा गांधी को, एक हमारे यहाँ पहले बहुत चलता था, नेताओं को तराजू पे सिक्कों से और इन सब चीज़ों से तोला जाता था, अनाज से, सिक्कों से। तो उस वक्त भी इंदिरा गांधी के वज़न के करीब उन्हें चांदी से तोला गया, चंदा करके लोगों ने। और इंदिरा गांधी की तब जो उनकी वज़न, उनका वेट था 73 केजी, अपने आप को फिट बहुत रखती थी। तो 73 केजी के हिसाब से चांदी जो है इंदिरा गांधी को भेंट किया गया तोहफे के तौर पर। अब 73 किलो काफ़ी वज़न होगा और प्राइम मिनिस्टर देश की, तो जब तोल दिया गया तो अब ये सारी अमानत इंदिरा गांधी की हो गई। अब इंदिरा गांधी को दिया गया कि भाई ये भेंट है हमारे गांव के इलाके के लोगों की तरफ से, आप लीजिए। इंदिरा गांधी ने उसे स्वीकार तो किया पर उसको अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरी निजी संपत्ति नहीं है। और इसी के बाद अब चूँकि इंदिरा गांधी के नाम पर ये कलेक्ट हुआ था, तो ये हुआ कि उस वक्त इसको चलो सरकारी ख़जाने में रख दिया जाएगा, बाद में देखा जाएगा। तो बिजनौर के सरकारी ख़जाने में वो 73 किलो चांदी उस ज़माने में 1972 में रख दिया गया। अब धीरे धीरे वक्त बीता, फिर इंदिरा गांधी की भी मौत हो गई। अब सरकारी अफसरों ने कई बार ध्यान दिलाया, फिर कई बार चिट्ठी लिखी गांधी परिवार को। अब गांधी परिवार में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और फिर प्रियंका गांधी कि भाई ये अमानत पड़ी हुई है आपकी दादी की और इसके मतलब हकदार आप ही लोग हैं, दावेदार आप ही लोग हैं, तो ले लीजिए। लेकिन गांधी परिवार की तरफ से कभी भी कोई उस खत का रिप्लाई नहीं किया और ना गांधी परिवार ने कभी दावा किया कि ये चांदी हमारे घर की, आप हमें दे दीजिए। तो उन्होंने दावा किया नहीं। अब उस चांदी पे हक गांधी परिवार का ही है क्योंकि इंदिरा गांधी को मिला। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। फिर वहाँ के जो सरकारी मुलाजिम हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे ख़जाना पड़ा हुआ है, देखिए क्या करना है। सरकार उत्तर प्रदेश की तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर आखिर में उन्होंने आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके गवर्नर और उनको चिट्ठी लिखी कि सरकारी ख़जाने में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं इतने सालों से, बरसों से, तो इसको आप ही ले लो।
तो आरबीआई ने ये कहकर लेने से मना कर दिया कि भाई ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति है, इस पर हम दावा कैसे ठोक सकते हैं, तो हम नहीं लेंगे। तो कुल मिलाकर सरकार ने कुछ नहीं किया, आरबीआई ने लेने से मना कर दिया, और ये 73 किलो चांदी अभी भी बिजनौर के मालखाने में, ख़जाने में यूं ही पड़ा हुआ है, और गांधी परिवार की तरफ से किसी ने इसका दावा ठोका नहीं है, और उनके अलावा और कोई दावेदार नहीं है। तो 50 साल तो बीत गए, ये 73 किलो खजाना चांदी की शक्ल में वहीं पड़ा हुआ है। तो ये जानकारी इंटरेस्टिंग थी, इसलिए मैंने कहा आप तक साझा करूं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। इसी क्राइम तक कहानी में मैंने आपको कई ऐसी कहानियां सुनाई जिसमें मर्द औरत की शक्ल में, औरत मर्द की शक्ल में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, पर ज़्यादातर मामलों में धोखे की वजह से, धोखा देने के लिए हुलिया बदला लोगों ने। आज की कहानी एक माँ की ममता की कहानी है। माँ क्या होती है इसके लिए शायद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जब दुनिया में आते हैं तो हमें मालूम है कि माँ की अहमियत क्या होती है। वो माँ ही होती है जो अपने कोख से हम लोगों को जन्म देती है, तमाम तकलीफ़ें उठाकर। वो माँ ही होती है जो खुद भूखी रहती है पर अपने बच्चों को अपने हिस्से का भी निवाला देती है। और माँ की ममता और माँ का प्यार, इसका कोई मोल है ही नहीं। बड़ा अफसोस होता है जब कई बार ऐसी कहानियाँ देखता हूँ, सुनता हूँ कि जब बच्चे बड़े हो गए तो उसी माँ बाप को जब बूढ़े हो गए तो उन्हें ठुकरा दिया, वृद्धाश्रम या कहीं और आश्रम में ले जाकर छोड़ दिया, रख दिया, कोई उनका ख्याल नहीं करता। वो लोग सोचे जो ऐसा करते हैं अपने माँ बाप के साथ जब वो बूढ़े हो जाते हैं, कि जब वो बूढ़े होंगे अगर उनके बच्चे उनके साथ ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि इस दुनिया में ही सब कुछ रिटर्न मिलता है। तो ऐसी कहानियाँ हैं, बहुत बार लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन दुनिया है, हर तरह के लोग हैं। तो माँ की कहानियों से तो दुनिया पटी पड़ी है, भरी पड़ी है, लेकिन ये कहानी अपने आप में एक मिसाल है। कहानी तमिलनाडु की है। तमिलनाडु में एक जगह है, एक गांव है जिसका नाम है कटुनायक्कनपट्टी। कटुनायक्कनपट्टी एक गांव है जो करीब, वहाँ का जो सबसे करीबी शहर है, उस शहर का नाम है थुथुकुडी। थुथुकुडी से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर ये कटुनायक्कनपट्टी गांव है। इस गांव में एक महिला रहा करती थी, बल्कि एक लड़की, क्योंकि बात 1986 की है। 86 में उस लड़की की उम्र थी करीब 20 साल। उसका नाम था एस पेचियाम्मल। तो एस पेचियाम्मल, जैसे पेचियाम्मल कहूँ, 20 साल एक गरीब घर में पैदा हुई, बड़ी हुई, माँ बाप की मदद करती थी ज़िंदगी जीने के लिए, रोज़गार के लिए। इसके बाद जब 20 साल की उम्र हुई तो घर वालों ने उसका रिश्ता तय किया शिवा नाम के एक शख्स के साथ। इसके बाद दोनों परिवार की रजामंदी से शिवा के साथ उसकी शादी हो गई। शादी के बाद पहला 15 से 20 दिन बहुत ठीक ठाक गुजरा, लेकिन ठीक 20वें दिन, शायद 15 से 20 दिन, एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन 15 और 20 दिन के दरमियान शादी हुए हुए थी, शिवा की अचानक मौत हो गई। शादी के 20 दिन के अंदर अंदर पेचियम्मल विधवा हो गई। अब अंदाज़ा लगाइए कि एक शादी हो किसी की और 15 से 20 दिन के अंदर उसका सुहाग उजड़ जाए, पति की मौत हो जाए और वो विधवा हो जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। वही पेचियम्मल के ऊपर गुजरी। लेकिन इत्तेफाक से जब पति की मौत हुई शिवा की, तो उसके 1 महीने बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। अब शादी हो चुकी थी, 20 दिन गुजर चुके थे, पति की मौत हो गई, ऊपर से वो गर्भवती हो गई। अब क्या करे ऐसी सूरत में। घर वालों ने कोशिश की कि इसकी कहीं दूसरी शादी कर दें, लेकिन वो गर्भ से थी, पेट से थी, ये भी थे कि पता नहीं कोई दूसरा शादी करेगा कि नहीं। तो उन्होंने कहा चलो इंतज़ार करते हैं, एक बार डिलीवरी हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, फिर देखते हैं आगे की। इसी इंतज़ार में 9 महीने बीते। 9 महीने के बाद पेचियम्मल ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी का नाम रखा शरणमुगा सुंदरी, तो सुंदरी एक तरह से। तो सुंदरी उसकी एक बेटी पैदा हुई। जब बेटी पैदा हो गई, कुछ वक्त बीता, तो पेचियम्मल के घर वालों ने फिर उसके ऊपर एक तरह से दबाव बनाना शुरू किया कि तुम्हारी अभी पूरी ज़िंदगी, दबाव क्या, एक सच्चाई भी है कि एक शादी हुई थी, पति या शौहर की मौत हो गई, अब पहाड़ जैसी पूरी ज़िंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। माँ बाप ने कहा कि हम कब तक तुम्हारे साथ देंगे, हम भी बुज़ुर्ग हो जाएंगे, मर जाएंगे, फिर तुम्हारी देखभाल, तुम्हारी बेटी की देखभाल कौन करेगा। तो उससे अच्छा है कि तुम एक दूसरी शादी कर लो। पेचियम्मल ने कहा कि नहीं, मैं अपनी बेटी की परवरिश करूँगा,
अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगी, और पति तो रहा नहीं, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। पता नहीं दूसरा शौहर जो पति आए वो मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करे। माँ बाप के तमाम कोशिशों के बावजूद पेचम्मल ने शादी करने से इनकार कर दिया। अब इसके बाद वो बेटी की परवरिश उसने कहा मैं खुद करूँगी। छोटे मोटे काम करने लगी, नौकरी करने लगी, लेकिन जल्दी उसे अंदाज़ा हो गया कि ये दुनिया पुरुष प्रधान है, यहाँ मर्दों का बोलबाला है, मर्दों का दबदबा है। हम आप चाहे कितनी भी बात कर लें समानता की और अधिकार की, महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं। हकीकत ये है कि आप बड़े बड़े शहरों से हटकर छोटे छोटे जगहों पे जाएं तो ये सच्चाई आज भी है कि फ़र्क है। कहने को बिल्कुल ना हो, भाषणों में, नेताओं की बोलियों में, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये फ़र्क आज भी कायम है। तो जल्दी अंदाज़ा हो गया पेचम्मल को कि उसकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। बेटी को परवरिश करने की ठान तो ली, लेकिन ये दुनिया, ये पुरुष प्रधान समाज शायद उसके राह में रोड़ा बन रहा है। फिर भी वो लगी रही। कई बार उन भूखी नज़रों का भी उसने सामना किया। लोग ताने मारते थे, उसको एक तरह से यौन शोषण करने की कोशिश करते उसकी। उन्हें मालूम था कि एक बेवा है, एक विधवा है, बेटी है एक अकेली, तो उसकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करने वालों की भी कमी नहीं थी। लेकिन उधर उसे पैसे की भी ज़रूरत थी क्योंकि बेटी को पालना था, उसे पढ़ाना लिखाना था। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पेचम्मल को थोड़े दिन के बाद एहसास हुआ कि शायद इस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाएगी। और इस जो लोग हैं, जो भूखी नज़रें, एक अकेली बेवा, उसको किस तरीके से देखते हैं और काम पर किस तरीके से उसके साथ भेदभाव होता है, उसे छेड़ने की कोशिश की जाती है, इन सारी चीज़ों ने उसे अंदर ही अंदर तोड़ना शुरू कर दिया। फिर उसे लगा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। और इसी के बाद एक रोज़ वो पहुंचती है तिरुवेंचूर के मुरुगन मंदिर में। ये बहुत ही मशहूर मंदिर है, मुरुगन मंदिर। वहाँ जाती है कुछ ठान कर। वहाँ जाने के बाद वो अपने केश यानी कि बाल को दान कर देती है उस मंदिर में। दान करने के बाद वहीं वो अपना एक तरह से इसी दुनिया में एक नया जन्म लेती है। साड़ी, जो महिलाओं के कपड़े वस्त्र थे, वो उसे वहाँ त्याग देती है और उसकी जगह लुंगी और कुर्ता या लुंगी और कमीज़ पहनना शुरू कर देती है। और उसी मंदिर से वो एक नया नाम लेकर निकलती है, मुथु। तो पेचियम्मल उस मंदिर में केश दान करने के बाद अपने वस्त्र भी उतार देती है और अब मर्दों के कपड़े, लुंगी और कुर्ता या लुंगी और शर्ट, जो उस इलाके की वेशभूषा थी, उसको धारण कर लेती है और मुथु नाम से एक नई अपनी पहचान बनाती है। इसके बाद अब उस गांव से भी निकल चुकी थी, कटुनायक्कन पट्टी से, और एक दूर उस गांव से कहीं और अपनी बेटी के साथ एक नया बसेरा बसाती है। और इसके बाद इस नए नाम के साथ वो नए नए जगह पे रोज़गार तलाशती है और काम करती है। कहीं रेस्टोरों में, कहीं दुकानों में, कहीं जहाँ पेंट किया जाता है, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे, इन सब जगहों पे काम करती है। लेकिन इन काम के दौरान धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि लोग अब उसकी तरफ देख नहीं रहे और लोगों की वो नज़रें जो है वो पकड़ लेती थी। उसे लगा उस नज़रों से वो बच गई है, तो उसे बड़ी खुशी हुई। उसके इस भेष बदलने की बात सिर्फ उसकी बेटी तक मालूम थी। कुछ वक्त बीता। इसके बाद जब वो वक्त बीता, कुछ समय के बाद ये वापस अपने गांव में आई, इसी काटुनायक्कन पट्टी में, और आने के बाद फिर वहीं रहने लगी। सिर्फ इसके घर के करीबी रिश्तेदार जो लोग थे और इसकी बेटी, उन्हें ही पता था कि ये एक औरत है। बाकी जितने मोहल्ले और बाकी जो दूसरे लोग थे, उन्हें ये मालूम था कि ये मुथु नाम का कोई मर्द है। अब वहाँ आने के बाद उसने अपने काम धंधा शुरू किया। उसने कंस्ट्रक्शन का काम किया, होटल, चाय की दुकानों में काम किया, पेंटर के तौर पे पेंट करने का काम किया। उसने कई जगह पर उसको पराठा मास्टर कहा गया, कहीं पे पेंटर मास्टर, और ये सारी जगह के साथ साथ उसको एक नया नाम भी मिला। अब उसे लोग अन्नाची बुलाते थे। अन्नाची उस एरिया में मर्दों को या भाई को, पुरुष का एक पारंपरिक नाम है एक तरह का, जिसमें एक तरह से रिस्पेक्ट के साथ दिया जाता है। तो अब पेचियम्मल जो है वो अन्नाची हो चुकी थी लोगों के लिए, और वो इसी तरीके से अपना काम करती रही। यहाँ तक कि उसने अपनी इस पहचान को कायम रखने के लिए जो बहुत सारी मुश्किलें आई, उन मुश्किलों को भी उसने पार किया। कैसी कैसी मुश्किलें थी। अब वो बस में सफ़र करती थी,
बस में पुरुष के लिए अलग सीट है, महिलाओं के लिए अलग है, बट वो पुरुष हैं उनकी सीट पर जाकर बैठती थी, क्योंकि उसके वेशभूषा सारी चीज़ें ऐसी थी ताकि लोगों को शक ना हो। और कुर्बानी उसने ये दी कि जो तमिलनाडु में बस थी वो महिलाओं के लिए फ्री थी। वो चाहती तो महिला सीट पर जाकर बैठकर वो फ्री बस की सुविधा हासिल कर सकती थी, लेकिन उसने चूँकि अपना पूरा हुलिया एक मर्द का बना रखा था तो वो बाकायदा टिकट लेती थी, जितना कमाती थी उसमें भी ईमानदारी से टिकट लेती थी, और पुरुष की सीट पर बैठकर टिकट लेकर, जबकि महिलाओं के लिए फ्री है, सफ़र करती। रास्ते में या काम के दौरान उसे कभी वॉशरूम जाना होता तो मेल शौचालय यूज़ करती, क्योंकि लोगों को शक ना हो, लोगों को पता न चल जाए कि वो एक महिला है। यहाँ तक कि उसने अपने जितने आईडी से लेके आधार कार्ड जो भी बनाया वो सब मुथु और एक पुरुष के नाम पर बनाया। हर चीज़ पे उसका जो मर्द और पुरुष वाली जो भेदभाव को क्लियर करता है उसमें अपने आप को मेल लिखा, पुरुष लिखा। इन सारी तकलीफ़ों को झेलती रही, अपनी बेटी को पालती रही, बेटी को पढ़ाती रही, परवरिश करती रही। धीरे धीरे वक्त बीता, 36 साल बीत गए। 1986 से 2022 आ गया। 2021 में, बल्कि 21 से थोड़ा पहले, उसने अपनी बेटी, जब उसको पाल पोस कर एक अच्छी उसने संस्कार देकर अपनी बेटी को पाला पोसा, सुंदरी को एक अच्छा घर देकर उसकी शादी कर दी। बेटी की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, सुंदरी अपने ससुराल पहुंच गई। पेचम्मल को लगा कि जो उसने तय किया था अपनी बेटी के परवरिश के लिए अपने आप को बदलेगी। 36 साल तक एक औरत मर्द बनकर रही अपनी बेटी को पता है वो माँ है, लेकिन उसको उस रूप में देखकर शायद बाप का भी प्यार मिला। बेटी की शादी के बाद उसे लगा कि अब उसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, और तब उसके 36 साल बाद उसने अचानक कहा, अपने असली रूप के बारे में बताया कि मेरा नाम ये है। जिन लोगों को नहीं मालूम था, जो उसको 10, 12, 15, 20, 25, 30 सालों से जानते थे अन्नाची के तौर पर, मुथु के तौर पर, उन्हें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने हुलिये, अपने चेहरे, अपने कपड़े, पहनावे, बोलचाल, चलना फिरना सब कुछ मर्दों की तरह किया था। लेकिन उसकी इस असलियत के सामने आने के बाद, जब इस असलियत के पीछे की उसकी असली कहानी लोगों ने सुनी, तो फिर हर एक को पेचम्मल से न सिर्फ प्यार हो गया बल्कि इज्जत बढ़ गई नज़रों में उनकी। इसके बाद पेचम्मल ने कहा कि अब बहुत हुआ, लेकिन हाँ, इस बदले हुए रूप ने मुझे एक ताकत दी, एक नई पहचान दी। अब बेटी की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, मैं वापस चाहूँ तो पेचम्मल बन सकती हूँ, एक औरत बनकर ज़िंदगी जी सकती हूँ। 57 साल की उम्र हो गई है, 57 ईयर, लेकिन बोली कि नहीं है, अब इसी पहचान के साथ मैं मरना चाहती हूँ। मैं मुथु के तौर पर ही मरना चाहती हूँ, पेचम्मल के तौर पर नहीं, क्योंकि इसने मुझे बहुत कुछ दिया है। बेटी ससुराल में है। इसके बाद मनरेगा में जो 100 दिन कम से कम मिनिमम आपको वेजेस, मजदूरी मिलती है, इसने मनरेगा का कार्ड बनाया। अच्छा, इसकी एक और मजबूरी थी, इसने कहा कि मैं विधवा पेंशन भी नहीं लूँगी, क्योंकि मैं मुथु हूँ, मैं पेचम्मल नहीं हूँ, तो वो भी नहीं लिया। इसने सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए थे वो सारे पुरुष के थे। सिर्फ एक मनरेगा का कार्ड ऐसा इकलौता कार्ड था जिस पे इसने अपना असली नाम और पहचान कि मैं एक महिला हूँ वो दर्ज किया, और उसी के बलबूते पे जो मिनिमम 100 दिन की मजदूरी मिलती है, काम मिलता है, वो पैसे भी मिले। अब 57 साल की उम्र में पहली बार पेनियम्मल ने सरकार से गुजारिश की, और वहाँ की साउथ में पढ़ा जाने वाला एक अखबार द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, उसने बाकायदा इंटरव्यू किया और छापा। उसने कहा कि अब मेरी उम्र हो गई है, अब मैं पहले जैसी नहीं रही मजबूत और इतनी फुर्तीली। बेटी अपने ससुराल पहुंच गई है, बेटी से भी मैं अब कुछ लेना नहीं चाहता हूँ, बेटी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। देखिए, जिस बेटी के लिए एक माँ ने अपना रूप हुलिया बदल लिया, माँ क्या होती है, वो कहती है कि बेटी अपने दुनिया में खुश रहे, मैं उसके ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ। बट अब मेरी हालत भी ऐसी नहीं है कि मैं बहुत मजदूरी और काम कर सकूँ, तो अगर सरकार मेरी कुछ मदद कर सके तो ये बेहतर होगा। तो कहते हैं कि वहाँ के कलेक्टर ने कहा है कि अगर तमिलनाडु की किसी भी सरकारी स्कीम के तहत कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो पेनियम्मल के लिए काम आ सके, उससे कुछ पैसे मिल सके, तो हम ज़रूर करेंगे। और वहाँ की सरकार ने और कलेक्टर ने वादा किया। पेनियम्मल आज भी अपने गांव में है, और अब उसकी कहानी सुनकर उसका गांव भी मशहूर हो गया है। दूर दूर से लोग उस औरत को देखने आते हैं, उसे सलाम करने आते हैं।
जिसने 36 साल तक सिर्फ अपनी बेटी के लिए अपना पूरा वजूद ही एक तरह से बदल दिया, दांव पर लगा दिया था। तो ऐसी ऐसी भी कहानियाँ होती हैं, लेकिन इस पूरी कहानी में एक और भी दूसरा अफसोसनाक पहलू है। एक माँ को मर्द बनने की ज़रूरत पड़ी क्यों, ये पूरे सोसाइटी से एक सवाल है। इसलिए एक औरत जो तन्हा है, अकेली है, विधवा है, कोई उसका सहारा नहीं है, हमारा समाज उसको किस नज़र से देखता है, मुझे लगता है आप सब बेहतर जानते हैं। तो जब तक ऐसा होता रहेगा, लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी असमत बचाने के लिए शायद इसी तरीके से हुलिया बदलते रहेंगे। तो ये अफसोसनाक पहलू ये है कि पेनेम्मल को ये सब कुछ इसलिए करना पड़ा क्योंकि शायद उसे लगा कि ये घूरती नज़रें जो जिनके बीच में वो काम कर रही है, वहाँ वो महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो एक मर्द बन गई तो शायद सब कुछ ठीक होगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारे सोसाइटी, हमारे आसपास में ऐसी चीज़ें होती हैं, कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें जो है एक पेनेम्मल को मुत्थु बनने पर मजबूर करती हैं। लेकिन ये अपने आप में उसके हौसले की कहानी है और वाकई सलाम है उस औरत को। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज नीतू प्रजापति, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नीतू जी। और सुरेश प्रजापति ने भेजा है चेन्नई से। इसके अलावा शुभांकर कामले, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शुभांकर जी। और शंकर कामले, रेणुका कामले और अश्वत कामले ने भेजा, बल्कि पूरे कामले फैमिली ने भेजा है, और ये मैनचेस्टर से है। इसके अलावा राजन सिंह, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे राजन जी, हिमाचल प्रदेश से हैं। साथ ही आज मीरा चौहान, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मीरा। और नरेश जी की बिटिया हैं ये। युवराज रिहाल, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे युवराज। और देवेंद्र और जितेंद्र रिहाल जी, इन्होंने भेजा है। इसके अलावा परम और अमन, इन दोनों की आज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, बधाई। विकास एलेक्स टोक्यो से इन्होंने भेजा है। प्रज्ञा वरखट जी का भी आज की, इनकी भी आज एनिवर्सरी है, पुणे से हैं ये। थैंक यू सो मच प्रज्ञा जी आपके इस मेल के लिए, आपके प्यार के लिए। लेकिन आप शायद आमतौर पे पति अब तक गलती करते थे, आप मुझे लगता है क्राइम तक फैमिली में जिनको मैंने विश किया है, आप पहली ऐसी पत्नी होंगी जो अपने पति का ही नाम लिखना भूल गई हैं। कभी कभी होता है। तो प्रज्ञा वरघट जी और आपके पति दोनों को बहुत बहुत बधाई आपकी एनिवर्सरी के लिए। आप दोनों हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। और पक्का वादा, कभी मैं अपनी कहानी आपको ज़रूर सुनाऊंगा जो आपने कहा है। इसके अलावा अलाफशा हयात, अलफशा या अलशफ़ा, तो थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो अलशफ़ा हयात और अब्दुल कादिर, इनकी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद। हमेशा अच्छे रहें आप सभी। गौरव मयूर, बल्कि गौरव मौर्य, इन्होंने लिखा कि 90 के दशक में जब टेक्नोलॉजी इतनी आई नहीं थी, सब कुछ नहीं था, तो उस वक्त में तो बहुत सारे केस थे जो अनसॉल्व थे। वही केस अगर उस वक्त टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ें होती तो क्या वो भी सॉल्व हो जाते? 100% गौरव साहब हो जाते। जिस तरीके की फॉरेंसिक साइंस में क्रांति आई है, या बाकी आप कैमरा ही उठा लीजिए, सीसीटीवी, तो मुझे लगता है ज़्यादातर केसेस सॉल्व हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी ने क्राइम की दुनिया और क्राइम इन्वेस्टिगेशन की दुनिया, इन दोनों को बदल कर रख दिया है। अमरजीत सिंह है, इनका कहना है कि जो अननोन डेड बॉडी पुलिस बरामद करती है तो आधार कार्ड से उसकी क्यों नहीं उसे ढूंढती है। तो आपका सवाल शायद या तो मुझे समझ में पूरा नहीं आया, लेकिन यह है कि हर लाश के साथ उसकी शिनाख्ती कार्ड तो मिलती नहीं है। कई ऐसी लाशें मिलती हैं जिनका कोई पहचान, उनके अगर आधार या कोई ऐसी चीज़ मिल जाए तो फिर तो आराम से उसकी शिनाख्त हो जाएगी कि मरने वाला कौन है। इसके अलावा गौरव नांदेल हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। एंजल हैं पुणे से, इन्होंने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है। विहार लोखंडे हैं और राकेश मारिया मुंबई के एक्सप्रेस कमिश्नर की कहानी सुनना चाहते हैं। महेश भवसार हैं और वीर दामोदर सावरकर, उनका आज बर्थडे भी है, उनकी कहानी सुनना चाहते हैं, तो मैं कभी महेश साहब ज़रूर सुनाऊंगा। इसके अलावा अमिताभ बैनर्जी हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए, जो आपने तारीफ़ की उसके लिए भी दिल से शुक्रिया। उमेश यादव हैं पुणे से, एक स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा शुभांकर कुमार मिश्रा है, एक स्टोरी की फरमाइश इनकी भी है। विपुल है और आनंद मोहन की कहानी सुनना चाहते हैं। सुनीता डी हैं, थैंक यू सो मच सुनीता जी आपके मेल के लिए। प्रदीप कुमार पांडा हैं भुवनेश्वर से, ये जो आज मैंने आपको इंदिरा गांधी की और 73 किलो सिल्वर की कहानी सुनाई थी, प्रदीप कुमार पांडा साहब ने भेजा था, तो थैंक यू सो मच। इसके अलावा अमरीश यादव हैं, इन्होंने बड़ा प्यारा सा मेल लिखा। कल मैंने बताया था कहानी के लास्ट में
कि हमारे क्राइम तक फैमिली मेम्बर सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बन गए हैं। तो उन्होंने, ये अमरीश यादव साहब ने मुझे मेल लिखा है कि आप उनसे कहिए कि वो सीबीआई में जाके सीधे सुशांत सिंह राजपूत वाली केस की इन्वेस्टिगेशन करें और सच्चाई जल्दी बाहर लेकर आए। तो अमरीश यादव जी, अभी पहले उनको ज्वाइन करने दीजिए, थोड़ा समझने दीजिए, देखने दीजिए, और फिर पक्का जितनी भी खबरें होंगी वो निकाल कर आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा कृष्णकांत दुबे जी हैं, अपने लॉयर हैं ये हाई कोर्ट में, और थैंक यू सो मच कृष्णकांत दुबे जी, आपने जो मेल लिखा। कई बार देखिए, मैं भी इंसान हूँ, कई कोर्ट या कानून की कई भाषा या कुछ चीज़ें या फिर धाराएं या मोहलत मियाद, इसको लेके गलतियाँ कर सकता हूँ, और मैं इससे कभी भी वो नहीं कहता हूँ, ना दावा करता हूँ कि मैं नहीं कर सकता, हो जाती, पर कोशिश यही करता हूँ कि जो भी फैक्ट्स वो सामने रखूँ और जो धाराएं या बाकी चीज़ें बोलूँ वो कम से कम कई बार क्रॉस चेक करके बोलूँ। लेकिन शुक्रिया, आप लोग ध्यान दिलाते हैं तो फिर ज़्यादा अलर्ट भी रहता हूँ। तो आज कहानी में इतना ही। अब आप कल आईपीएल का फाइनल एंजॉय कीजिए सभी, मैं भी करूँगा। परसों मुलाकात होगी, यानी मंडे को, किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।